हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है शिवरा क्लासेस पे एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे जीके जीएस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपके जीके जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो हम लोग जो है फर्स्ट प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास में फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जो है इस तरह को नोट्स तैयार किए हैं जिससे कि आपको जो है टू द पॉइंट एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है उसी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, बिना ज़रूरत वाली चीज़ों को सम्मिलित नहीं किएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकदम शॉर्ट्स नोट्स जैसा होगा जो कि आप एग्ज़ाम के समय इसको रिवीजन कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत से। भारतीय इतिहास का स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के स्रोतों को जो मुख्यतः जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास के स्रोत है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया, तो 3 भागों में विभाजित किया गया, जिससे हम लोग को जो है जानकारी प्राप्त होती है कि फर्स्ट है साहित्यिक साक्ष्य से, विदेशी यात्रियों के विवरण से एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो है साहित्यिक साक्ष्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य जो है साहित्यिक साक्ष्य इसके अंतर्गत जो है साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धार्मिक साहित्य और एक होते हैं लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में क्या क्या होता है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो है ब्राह्मण और ब्रह्मेतर ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण और ब्रह्मेतर ग्रंथों का जो है ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्या क्या है, तो वेद, उपनिषद एवं रामायण, महाभारत, पुराण एवं स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, ब्रह्मेतर जो है ब्रह्मेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मेतर साहित्य के जो है साहित्य के अंतर्गत जो है बौद्ध एवं जैन साहित्य के संबंधित रचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तब आइए हम लोग जो है ब्रह्मेतर ग्रंथ से हम लोग जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है वेद को देखेंगे। ठीक है, आइए वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। वेद जो है क्या, तो वेद जो है भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ। वेद क्या है, तो भारत का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जिसका रचयिता महर्षि कृष्णाद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद जो है प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अगर पूछे कि प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है, जिसका रचयिता महर्षि कृष्णाद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद से हमें जो है भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद से हमें क्या मिलती है, तो वेद से हमें जो है भारत के जितने भी प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं। वेद जो है कितने हैं, तो वेद जो है 4 हैं। वेद 4 कौन कौन से हैं, तो वेद जो है आपके 4 कौन कौन से हैं, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। वेद है कितने, 4, तो आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या, तो संहिता कहा जाता है। ये सभी चारों वेदों को जो सम्मिलित रूप से क्या, तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है एक एक करके सभी वेद को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद जो है समस्त आर्य जाति की जो है प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि जो है विद्वानों के अनुसार मानते ऋग्वेद की रचना जो है आर्यों ने कहा तो पंजाब में किए थे। ठीक है, ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद, जिसमें 10 मंडल कितने, तो 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं एवं 10 या 600 मंत्र हैं एवं 10 से 28 क्या है, तो सूक्त है। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो कितने मंडल हैं या कितने सूक्त हैं, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपका, तो ऋग्वेद में मंडल 10 हैं। अष्टक कितने हैं, तो 8 अष्टक हैं एवं 10,600 मंत्र हैं और सूक्त कितने, तो 10 से 28 सूक्त हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल, ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल जो है क्या तो सबसे प्राचीन है, एवं पहला एवं 10वां मंडल क्या है तो सबसे बाद का है। ऋग्वेद का जो है दूसरा एवं सातवां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। अगर पूछे कि ऋग्वेद का जो है कौन सा जो है मंडल सबसे प्राचीन है, तो दूसरा एवं सातवां जो क्या है तो सबसे प्राचीन है, एवं पहला एवं 10वां मंडल क्या है तो सबसे बाद का मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है सोम मंडल के लिए, ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उस सोम मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल जो है क्या तो सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में जो हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सबसे पहले किसका तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, कौन कौन से, तो वह है साकल है, आश्वालयन, मांडुकाय, संखायन तथा वास्कल है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट वेद को देखेंगे, वो होगा आपका यजुर्वेद। इस वेद में जो है यज्ञों एवं नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हम लोग को क्या मिलता है, इस वेद में जो है यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो कि पद एवं गद दोनों में लिखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पद एवं गद में जो है सम्मिलित कौन वेद है, तो यजुर्वेद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इस वेद के 2 भाग है, कौन कौन, तो कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल आयुर्वेद जो है इस वेद के 2 भाग है, कौन कौन से, तो कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। क्या, तो यजुर्वेद को जो पाठकर्ता है, जो पाठकर्ता है उसको क्या तो अथर्वयु कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक यानी मूल माना जाता है। पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जो है वेद कौन सा है, तो सामवेद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय सामवेद को जो क्या तो भारतीय संगीत का जनक यानी मूल माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जब भी यज्ञ होता है उसके अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है किसमें, तो सामवेद में। सामवेद में से कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ऋचाएँ ही क्या है तो नहीं है, शेष ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने ऋचाएँ हैं, तो 1549 है। इनमें मात्र 78 ऋचाएँ नहीं है, शेष ऋचाएँ क्या तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः जो सूर्य की स्तुति के मंत्र है, इस वेद में मुख्यतः क्या तो सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएँ कौन, तो जैमिनीय, रारणीय एवं कौथुम। सामवेद के कितने सामवेद की 3 मुख्य शाखाएँ कौन कौन से, तो जैमिनीय है, रारणीय है एवं कौथुम है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का वेद क्या होगा, तो अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में जो है मनुष्यों के, अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में हमें क्या मिलता है, तो मनुष्यों को जो है अंधविश्वास एवं विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जो है जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण, ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि जादू टोना जो है वो किस वेद में है, तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण, ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा एवं औषधि का प्रयोग। ठीक है, किसमें, तो अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में जो है कुल कितने 20 मंडल हैं। इस वेद में कितने, तो कुल 20 मंडल हैं एवं 731 ऋचाएँ हैं एवं 5987 मंत्र हैं। ठीक है, यह चौथा एवं अंतिम वेद, यह चौथा भी है और अंतिम वेद भी है। ठीक है, और इस वेद की रचना किसने, तो अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इस वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है अथर्ववेद की अथर्वा ऋषि के द्वारा रचना की गई थी अथर्ववेद की। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, गोतफ जो है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या तो गोतफ है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद जो क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना यानी पास बैठना। इसमें जो है आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का क्या होता है, तो संग्रह होता है। ठीक है,
उपनिषद का जो है अंतिम भाग है, उपनिषद वेदों का क्या है तो अंतिम भाग, उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए जो इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद क्या है तो वेदों का जो अंतिम भाग है, इसीलिए इसे क्या तो वेदांत कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 जो उपनिषदों की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध राष्ट्र वाक्य हम लोग जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं आर्णक्य। आर्णक्य जो है ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आर्णयक है जो क्या है तो यह जो है ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का क्या है तो वर्णन है। इनकी रचना जो है अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण जो इन्हें आर्णक्य कहा गया है। आर्णक्य में जो है यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता दी गई है और इस प्रकार के दार्शनिक रचनाएं इन्हीं से कालांतर उपनिषद का विकास हुआ। प्रमुख आर्णक्य त्रय, संख्यान, तैत्तिरीय एवं बृहन्नायक, जैमिनी तथा छंदोग्य हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग जो है वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया। वेदों को जो है अच्छे से समझने के लिए क्या तो वेदांग क्या है तो वेदांग जो है वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया, जिसमें कि शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और याज्ञादि करने में सहायक थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पुराण के बारे में। पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों का रचयिता किसे है तो पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है एवं इनका संकलन कब हुआ था तो इनका संकलन जो है गुप्त काल में हुआ था। कब तो गुप्त काल में इनका संकलन हुआ था तथा इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। इसमें क्या तो ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण जो है क्या तो मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, कौन तो मत्स्य पुराण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामायण के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। रामायण क्या तो रामायण जो इस महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास रामायण जो इस महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभ में रामायण में जो है 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को जो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है रामायण को। ठीक है, अब आइए हम लोग जान लेते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत जो है यह एक महाकाव्य है, जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास के द्वारा की गई। प्रारंभ में इसमें जो है 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। इसे क्या था महाभारत कहा जाने लगा। कालांतर में जो है इसमें श्लोकों की संख्या कितने तो कालांतर में जो है इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत एवं शताशास्त्री संहिता कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है तो आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र जो क्या होता है सूत्र होता है इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई। उसे सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, उसे क्या तो कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प सूत्र किसे कहते हैं? ऐसा सूत्र जिनमें जो है नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया तो उसे क्या तो कल्प सूत्र कहलाता है। ठीक है, स्मृतियों के बारे में जानते हैं। स्मृतियों जो वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। वेदांग और सूत्रों के बाद क्या हुआ तो स्मृतियों का उदय हुआ, जिसे कहते हैं धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति क्या है तो मनु स्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है, मनु स्मृति क्या है तो सबसे प्राचीन स्मृति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग जो लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। लौकिक साहित्य क्या होता है?
इसके अंतर्गत जो है ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत जो है ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में हमको क्या है तो काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, जिसमें कि चाणक्य का कौटिल्य, चाणक्य द्वारा जो चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चाणक्य के द्वारा जो है चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है, उसमें जो मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था के बारे में हमें क्या तो जानकारी मिलती है। वहीं कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कश्मीरी कवि जो है कलहण द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है, उसे ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वहीं जो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, एवं संगम साहित्य से जो दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से हमें जो है दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा जो रचित महाविक्रम मित्रम द्वारा शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, हेमराज सखर के कृत के द्वारा प्रबंधन कोश में गुजरात के चालुक्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यौन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी किसे हमें मिलती है तो गर्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में जो अश्वघोष के बुध चरित्र, बाणभट्ट हर्षचरित्र, वाकपति, गुढ़वे बिल्हण, विक्रमादेव चरित्र, पद्मगुप्त एवं नव संख्या चरित्र, हेमचंद्र द्वारा रचित कुमार पल चरित्र एवं जयनायक के द्वारा पृथ्वी राज विजय इत्यादि का उल्लेखनीय है। ठीक है, ये जो था लौकिक साहित्य में, जिसमें कि जो है हम लोग ये प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ बुक्स हैं, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा, ठीक है, कालिदास के द्वारा जो बुक लिखा है उससे हमको जानकारी मिलती है, उससे जो लौकिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें क्या तो भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है: यूनान रोम के लेखक का विवरण एवं चीनी यात्रियों का वृत्तांत एवं अरब यात्रियों का वृत्तांत। तो पहले हम लोग देखेंगे जो है यूनान एवं रोम लेखकों का विवरण। ठीक है, जिसमें कि आते हैं पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस जो इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, हेरोडोटस को क्या था, हेरोडोटस को इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। इसे जो है इतिहास का जनक माना जाता है। इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण क्या था, अनुश्रुतियों के अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट है टेसियस। टेसियस जो क्या था, टेसियस जो ये ईरान का राजवैद्य था। इसने टेसियस जो है या कहा था तो टेसियस जो ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण जो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या तो अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है सिकंदर। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक नियार्कस, आनोसिक्रटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, किसके हैं तो सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे नियार्कस, आनोसिक्रटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण जो अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। इसने अपने पुस्तक इंडिका नामक अपने पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति विषयों का उल्लेख किया। वही है नेक्स्ट डाइमेकस। डाइमेकस जो सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट आया था डायनोसियस। नेक्स्ट है आपके पिलनी। पिलनी ने जो है क्या था, इसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी जो इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग जो है 150 ईसा पूर्व में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की। किसने? तो टॉलमी ने जो लगभग 150 ईस्वी में जो है भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद है पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक की रचना एक अज्ञात लेखक द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई। उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें जो भारत के व्यापारिक बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। चीनी यात्रियों के वृत्तांत, जो विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कि फाहियान जो है यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। क्या? तो सुखी एवं समृद्ध बताया था मध्य प्रदेश की जनता को। इसने तो फाहियान ने। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसने कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक जो है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद से हैंसांग जो यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में लगभग भारत आया था। हैंसांग कब आया था? हैंसांग जो है हर्षवर्धन के समय हेवनसांग जो है यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में लगभग भारत आया। यहाँ लगभग 16 वर्षों तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक सी.यू. की है। हर्षवर्धन की पुस्तक क्या है? तो सी.यू. की है। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुंगयुन क्या? तो सुंगयुन जो यह चीनी लेखक था जो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ क्या थे? तो एकत्रित की थी। नेक्स्ट है था इति संघ जो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। अरब के मुसलमान लेखक हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, अल विला, दूरी निजामुद्दीन तथा फरिश्ता के रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग फर्स्ट देखेंगे अल बरूनी जो है इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम जो है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने जो है तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज पुस्तक की रचना की, जिसमें भारतीय तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट है सुलेमान जो है इसके रचनाओं से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। सुलेमान की रचनाओं से क्या? तो प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। एवं अल मसूदी से जो क्या? तो अल मसूदी से इसने एक पुस्तक लिखा मुरुरज जहब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज के सजीव चित्रण मिलता है। उसके जो वैसे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो है के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य पाया था, जिसमें अभिलेख, मुद्रा एवं अब हम लोग जो है तीसरा पॉइंट को देखने वाले हैं। क्या? तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य को, जिसमें कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के साक्ष्य आते, जिसमें कि अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। तो अभिलेख के अध्ययन को जो है पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, दीवारों, मुद्राओं तथा ताम्रपत्र पर खोदे जाते थे, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? तो मध्य एशिया का जो है बोगाजकोई प्राप्त अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख है, उससे जो सर्वप्रथम हमें जो है भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख से जो है रेशम की बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। किसे? तो मंदसौर अभिलेख से हमको जो है क्या? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। वहीं एरण अभिलेख, तो एरण अभिलेख से क्या? तो एरण अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत जो है हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से जो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा जो है प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों में जो आहत सिक्के यानी पंच मार्केट क्वाइंस के नाम से जाना जाता था। ग्रंथों में इन्हें कारसर्पण यानी पुराण धरण या शक्तमान आदि नामों से जाना जाता था।
अधिकांशतः आहत सिक्के चांदी के टुकड़े जिन पर विभिन्न आकृतियाँ अंकित की गई है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने, तो यवन शासकों द्वारा की गई है। सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य किसके द्वारा, तो यवन शासकों द्वारा की गई है। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें जो है उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाते हैं मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। पुदुचेरी के निकट जो अरिकामेडु से जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, पुदुचेरी के जो है निकट जो है अरिकामेडु के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्मारक के बारे में जान लेते हैं। तो स्मारक जो क्या होता है, तो स्मारक के अंतर्गत जो पुराने मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें इत्यादि आती हैं जिनमें से हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत के मंदिर के निर्माण शैली नागर, उत्तर भारत की मंदिर शैली जितनी भी कहते हैं नागर एवं दक्षिण भारत के मंदिर शैली द्रविड़ शैली भी कहते हैं। इन दोनों शैलियों के मिश्रण को क्या, तो बेसर शैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका प्राचीन इतिहास का स्रोत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।